हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पिछले वीडियो में शुरुआत किए थे क्लास 12th का फिजिक्स और चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसके बारे में हम देखे थे कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो उसका हम लोग संधि विच्छेद किए थे, तो पता चला था कि इसमें हम लोगों को रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है, रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना है। मतलब इसमें हम लोगों को आवेश के बारे में पढ़ना है कि जो चार्ज रुका हुआ रहेगा, जो आवेश रुका हुआ रहेगा, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आवेश के बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में चार्ज के बारे में ही पढ़े थे कि चार्ज किसे कहते हैं, 2-3 परिभाषा बताए थे। और आज भी उसी के बारे में पढ़ते हैं कि उसका एसआई मात्रा क्या होता है, वीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, वो आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, ये क्लास 12th का फिजिक्स है और चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक, तो हेडिंग बनाते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। हम लोग चार्ज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिए पहले, तब यहाँ पे आइएगा। यूनिट ऑफ चार्ज, पहले इसका एसआई यूनिट देखते हैं क्या होता है। एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट आप सबको 10th से याद होगा। इसका चार्ज का यूनिट क्या होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक, ये तो पहले से हम जानते हैं, 10th क्लास से ही पढ़े हैं। लेकिन अब आता है दूसरा सीजीएस, ये आप पहले नहीं पढ़े हैं। ठीक, सीजीएस बताए थे आप सबको 11th में कि एमकेएस जो होता है, 3 तरह का यूनिट होता है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एमकेएस को एसआई कहते हैं और सीजीएस में जो इसका एसआई मात्रक होगा वो होता है स्टेट कूलम्ब। क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर जैसे ग्राम ऐसे सेकेंड। ठीक, पहला क्या हुआ, स्टेट कूलम्ब। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, स्टेट कूलम्ब। ठीक, दूसरा है ईएसयू। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तीसरा है आपका ईएमयू। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चौथा है आपका फराडे। ठीक, ये तो फराडे है ही। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए स्टेट कूलम्ब कौन सा यूनिट है, तो बोलेंगे स्टेट कूलम्ब ये आवेश का ही मात्रक है, लेकिन सीजीएस मात्रक है, सीजीएस यूनिट है। ईएसयू भी क्या है, सीजीएस यूनिट है। एएमयू भी क्या है, सीजीएस यूनिट है। फराडे भी क्या है, सीजीएस यूनिट है। लेकिन आपसे पूछा जाए सिर्फ कूलम्ब क्या है, तो कूलम्ब बोलना है, कूलम्ब एसआई यूनिट है, लेकिन सीजीएस में स्टेट कूलम्ब आ जाएगा। ईएसयू, ईएमयू, फराडे ये सब क्या है, सीजीएस यूनिट है। ठीक, इसको लिख लीजिए आप, तो दिखता है, ये दिख रहा है। ठीक, 2 देख लिए। अब तीसरा, अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। पहला ऐसा यूनिट देखे, उसके बाद सीजीएस देखे, अब तीसरा देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक, नंबर 3 प्रैक्टिकल यूनिट। समझते हैं इसके बारे में, प्रैक्टिकल यूनिट होता क्या है। देखिए, ये टर्म नया है आपके लिए, आप लोग सिर्फ एसआई यूनिट के बारे में सुने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीजीएस के बारे में सुने होंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूनिट क्या है आपके लिए नया है। समझते हैं इसको। प्रैक्टिकल का मतलब साफ ही है कि जिसको प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझें कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितना घंटा काम करते हैं, तो बोलेगा 4 घंटा काम करते हैं, या कोई बोलेगा 10 घंटा काम करते हैं हम दिन में, या कोई बोलेगा 12 घंटा काम करते हैं। क्या बोलते हैं हम, घंटा में बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या घंटा समय का मात्रक है, नहीं, घंटा समय का मात्रक नहीं है। घंटा समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक तो सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड होता है। लेकिन क्या संभव है यहाँ पे सेकंड बोलना? क्या अगर हम बोले अगर 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो गुना अगर कर दें हम, तो 6 चौक 6 × 18 6 चौक 24, 2 4 × 12 12 2 14।
अगर इतना क्या संभव है हमको बोलना, अगर 4 घंटा अगर हम काम करें तो हम क्या बोले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 14,400 सेकंड हम काम किए। अगर आप पूछिएगा कोई 4 घंटा काम कर रहा है तो वो 4 घंटा ही बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कि 14,400 सेकंड काम कर रहे हैं। मतलब क्या, सेकंड मात्रक भले होता है लेकिन इस सेकेंड को बोलना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रैक्टिकली संभव क्या है, नहीं है। अगर कोई 10 घंटा काम कर रहा है तो 10 घंटा को पहले वो सेकंड बदलेगा, फिर सेकंड में बोलेगा, ऐसा कभी होगा नहीं, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल में बोलते क्या है हम लोग, घंटा बोलते हैं। भले घंटा ऐसा ही मात्रक नहीं है, लेकिन मात्रक तो है, लेकिन घंटा ही हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिकली यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है ये। लेकिन सेकेंड क्या है, ऐसा ही मात्रक है। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा ही मात्रक का प्रयोग नहीं करते हैं, संभव ही नहीं होता है करना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर और समझे कि अगर दरमान का बात है, जैसे कि आलू खरीदते हैं हम लोग, आलू खरीदते हैं तो बोलते हैं 5 किलो आलू दीजिए, या 10 किलो आलू हो, 3 किलो टमाटर हो, ऐसे बोलते हैं। किलो में नापते हैं, दरमान का ऐसा मतलब किलो होता है, ठीक। लेकिन हर बार किलो में बोलना, किलो में नापना संभव नहीं होता है, ये संभव नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप सोनार के पास जाइएगा तो आपको अगर मान के चलिए 10 ग्राम सोना खरीदना हो, क्या खरीदना हो, 10 ग्राम सोना खरीदना हो, तो आप डायरेक्ट 10 ग्राम बोलते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि 0.001 kg हमको सोना दीजिए, ऐसा बोलते कभी आप नहीं। मतलब क्या, यहाँ पे भी सोना ले रहे हैं आप, तो आप केजी में यहाँ पे आप नहीं बोल सकते, बोलना संभव होता है, प्रैक्टिकली संभव होता ही नहीं है। कभी भी आप केजी में नहीं बोलते हैं, आप ग्राम में बोलते हैं। लेकिन ग्राम मात्रक नहीं है, ग्राम ऐसा ही मात्रक नहीं है, केजी मात्रक है, तो बोलना चाहिए था केजी, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग केजी नहीं बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राम बोलते हैं। तो जो प्रैक्टिकली संभव हो, जो प्रैक्टिकली हम बोलते हैं समान तौर पर, उसको कहते हैं हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक कंटेनर भरा हुआ है सीमेंट का, तो आप क्या बोलिएगा उसमें कि हाँ, या इसमें 5,000 किलो सीमेंट है, या इसमें 10,000 किलो सीमेंट है, या 15 किलो सीमेंट है। किलो में नहीं नाप सकते आप वहाँ पे, बोलना ही संभव नहीं होगा वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे क्या नापते हैं, टन में। तो प्रैक्टिकली हम क्या नाप रहे हैं, टन में नाप रहे हैं। तो टन क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है। लेकिन अगर बात किया जाए केजी क्या है, केजी ऐसा मात्रक है, लेकिन वहाँ पे केजी से नापना संभव नहीं है। तो उसी तरह चार्ज का जो प्रैक्टिकल यूनिट होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कई बार होता क्या है कि हम जो ऐसा मात्रक होता है उसका हम लोग उपयोग नहीं करना संभव होता है, नहीं करते हैं उसका उपयोग। तो जो नहीं करते हैं, जो करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल में जो करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं। तो चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट नहीं, तो इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है, पहले परिभाषा देखते हैं इसका, कि धारा जो होता है, करंट जो होता है, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह के दर को, चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। यहाँ से आप चार्ज निकालिए तो चार्ज यहाँ पे कुछ नहीं सकते, एक कोई नहीं गुना कीजिए यहाँ पे, तो क्या हो गया, चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम। मतलब आवेश बराबर धारा गुना समय, आवेश बराबर धारा गुना समय। इसको मिटाते हैं, ठीक। अब देखिए चार्ज का मात्रक पढ़ना हमको, नीचे ही लिखते हैं इसको। धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है धारा का ऐसा मात्रक, एम्पियर। और टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट हम बोलते हैं यहाँ पे घंटा, आवर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आवर बोलेंगे। इसका मतलब क्या, तो जो आवेश का, चार्ज के अंदर क्या होता है, आवेश, तो आवेश का जो प्रैक्टिकल यूनिट निकला वो क्या होता है, एम्पियर गुना घंटा होता है। क्या होता है, एम्पियर गुना घंटा। इंपॉर्टेंट भी है ये, इसको याद भी कीजिएगा आप। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए आवेश का, चार्ज का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर गुना घंटा होता है, एम्पियर गुना आवर होता है। अगर आपसे एसआई मात्रक पूछ दे चार्ज का तो क्या बोलना है आपको, कूलम होता है। अगर सीजीएस में पूछ दे तब स्टेट कूलम्ब, ईएसयू, ईएमयू, फराडे, ये सब होता है। लेकिन आपको पूछा जाए प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, तो आपको बोलना है एम्पियर गुना आवर। एक और प्रैक्टिकल यूनिट होता है इसका, इधर देखते हैं, ये इसको मिटाते हैं। चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट, एक तो पढ़े कि ये एम्पियर गुना घंटा होता है। क्या होता है, एम्पियर गुना घंटा होता है, एम्पियर
गुना घंटा आवर होता है, और दूसरा होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे, उसी के नाम पे है फ्रैंकलिन। ये दोनों प्रैक्टिकल यूनिट है चार्ज का। तो आपको हम चार्ज के बारे में कितना मात्रक पढ़ा दिए। पहला पढ़ा है एसआई यूनिट, उसके बाद सीजीएस, उसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट। तो याद बहुत दिमाग में कि एसआई यूनिट में क्या होगा, एसआई यूनिट में होगा कूलम्ब। दूसरा सीजीएस में क्या होगा, स्टेट कूलम्ब होगा, ईएसयू होगा, ईएमयू होगा और फराडे होगा। फिर प्रैक्टिकल यूनिट क्या पढ़े हम लोग, प्रैक्टिकल यूनिट पढ़े कि एम्पियर गुना घंटा होगा और फ्रैंकलिन होगा। ठीक, अगला पढ़ते हैं, मिटाते हैं, इसको लिख लीजिए आप सब। रुकिए कुछ हम लोग संबंध पढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट रिलेशन। कुछ महत्वपूर्ण संबंध पढ़ते हैं हम लोग। आवेश के बारे में ही, जो आवेश का मात्रक होता है उसके बीच में क्या संबंध है। कूलम्ब और ईएसयू, जो कूलम्ब ये जो एसआई मात्रक है और ईएसयू जो सीजीएस मात्रक है, इसके बीच में संबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग कुछ संबंध पढ़ते हैं। तो आप लोग याद भी रखिएगा इसको। एक कूलम्ब बराबर होता है 3 गुना 10⁻9 ESU। ठीक, एक कूलम्ब कितना होता है, 3 गुना 10⁻9 ESU। ठीक, एक कूलम्ब बराबर होता है 1/10 EMU भी होता है। एक कूलम्ब बराबर होता है 1/96500 फराडे। एक कूलम्ब बराबर होता है 1/3600 3600 एम्पियर गुना घंटा। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये सब, याद रखिए। एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। एक कूलम्ब बराबर होता है 1/10 EMU। एक कूलम्ब बराबर होता है 1/96500 फराडे। एक कूलम्ब बराबर होता है 1/3600 एम्पियर गुना आवर। और इससे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। एक ऑब्जेक्टिव इससे पूछा गया, इस्टो से पूछा गया था 2014 में कि बताइए एक ESU बराबर कितना होगा, डैश कूलम्ब। कहाँ लिखे इसको, ऊपर लिखते हैं। क्या पूछा गया था, 2014 में पूछा गया था ISC में ही, बिहार बोर्ड में, कि एक ESU बराबर डैश कूलम्ब होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग पढ़े थे एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁻9 ESU। तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, 3 × 10⁻9 ESU भर देते हैं इसमें, लेकिन ये गलत है। क्योंकि आप क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁻9 ESU, ये पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, एक ESU पूछा है, मतलब यहाँ पे एक होना चाहिए तो और कूलम्ब बताना आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ESU निकालना है हमको। तो एक ESU इधर हो जाएगा और ये इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग। तो 1/3 × 10⁻9 कूलम्ब होगा। ये सही में है। आपके दिमाग में आएगा ये संबंध, सीधा संबंध, लेकिन नहीं, ये एक कूलम्ब बराबर इतना होता है, एक ESU बराबर इतना नहीं होता है। एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। लेकिन आपको क्या निकालना है, एक ESU निकालना है। तो आप जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं, ये सूत्र जानते हैं कि एक कूलम्ब बराबर होता है, संबंध 3 × 10⁻9 ESU होता है। आपको निकालना क्या है, एक ESU निकालना है ना, तो ये इधर आ जाएगा। तो इधर क्या है, एक, ये गुना में इधर भाग में 3 × 10⁻9 ESU का ESU। इसका मतलब यहाँ पे भर आएगा जो, वो होगा 1/3 × 10⁻9 ESU। नहीं ESU नहीं, सॉरी, कूलम्ब। इधर ESU तो इधर कूलम्ब होगा, इधर कूलम्ब होगा, इतना कूलम्ब होगा। ठीक, इसको भी ले लीजिए आप सब। तो मिटाते हैं अब। इसलिए क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा आपसे, इसलिए आप इसको याद भी रखिए कि एक कूलम्ब कितना होता है, 3 × 10⁻9 होता है। एक कूलम्ब बराबर 1/10 EMU होता है। एक कूलम्ब बराबर 1/965
गुना इतना फराडे होता है, 9.00 फराडे होता है। 1 कूलम बराबर 1/3 इन दोनों आवर होता है। इससे पूछा गया था 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। मिटा थे इसको। अब डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं कि आवेश का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का विमा क्या होगा। चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें हमको आवेश के बारे में पढ़ना ही है, तो इसीलिए पहले आवेश के बारे में ही पढ़ते हैं। इसका जन्म कुंडली सब पढ़ लेते हैं कि आवेश क्या, इसका SI में मात्रा क्या, CGS में मात्रा क्या, प्रैक्टिकल में मात्रा क्या, इसका विमा क्या, इसके SI मात्रा के बीच में संबंध क्या, सब पढ़ना है इसमें डिटेल से। अब हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश का विमा। आवेश का विमा, तो आवेश का परिभाषा पता ही है, इस धारा का परिभाषा पता है आपको, करंट का क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो पढ़े, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब क्या, आवेश की प्रवाह के दर को, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। धारा कहते हैं, मतलब क्या, करंट जो कहेंगे, विद्युत धारा जो कहेंगे, वो आवेश के प्रवाह के दर को, आवेश के ऊपर में आवेश आएगा, चार्ज आएगा, दर मतलब समय। यहाँ से चार्ज आवेश निकालिए, तो चार्ज ऐसे निकालिएगा, ये कोनों को इधर को एक हो गया, फिर ये इधर कोनों को निकालिए, तो क्या हो जाएगा, करंट गुना टाइम। बताइए, चार्ज का सिंबल Q, इसका करंट का I बोलते हैं, समय का T। अब इसका निकालना है हमको डायमेंशन, यहाँ लिखते हैं, हमको चार्ज का डायमेंशन चाहिए। तो I का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर A, और T का होता है बड़ी वाली T, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं I/T, ये भी इसका डायमेंशन होता है, I का I/T। और हम लोग डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट से घेरते भी हैं। अगर आप डायमेंशन नहीं जानते हैं तो डायमेंशन के बारे में हम लोग पूरा पढ़े हैं, 11th क्लास में चैप्टर ही है डायमेंशन, तो उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। यही होगा, Q बराबर क्या होता है डायमेंशन, Q का AT, या उसको आप IT भी बोल सकते हैं। ठीक, सुन लीजिए। अब अगले दिन पढ़ेंगे इसके आगे।